नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत सेनापति है और मैं आप सभी का मनोबल सीजीपीएससी के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम सामान्य हिंदी के एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में होने वाले समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं जिनमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में हुए अब तक के समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो सीजीपीएससी हो, चाहे वो सीजी व्यापम हो, सीएचपीसीएल हो, पुलिस विभाग का हो, विधानसभा हो इत्यादि, जिनमें सामान्य हिंदी के प्रश्न अब तक के हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इस वीडियो लेक्चर में हम पूर्ण करेंगे। नमस्कार। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर लम्हा जिंदगी में एक इम्तिहान होता है और डर के भागने वाले को कुछ भी नहीं मिलता, जबकि लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, एक बड़ी मुस्कान और दिल में ढेर सारी खुशी के साथ मैं निशांत सेनापति आप सभी का मनोबल सीजीपीएससी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो लेक्चर का पहला टॉपिक है हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। तो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या होते हैं? भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। भाष धातु से बना है। भाष धातु का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। अब ये विचार क्या है? विचार क्या होता है? देखो, विचार होता है, विचार का अर्थ होता है मनुष्य के मन में होने वाले अध्वन्यात्मक इकाई। मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई को विचार कहते हैं। मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई। मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई को विचार कहते हैं। अब अध्वन्यात्मक का अर्थ क्या होता है, तो उसको देखते हैं। किसी भी शब्द के पहले यदि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो यहां अ का अर्थ है नहीं। अ का अर्थ हो रहा है नहीं। ये नहीं का सेंस दे रहा है। ठीक है। ध्वन्यात्मक का ध्वनि, ये है ध्वनि। ध्वनि मतलब ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। और आत्मक का अर्थ होता है स्वरूप लिए हुए। आत्मक का अर्थ होता है स्वरूप लिए हुए। अर्थात विचार का अर्थ होता है मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई। मतलब मनुष्य के मन का ऐसा भाव जिसमें आवाज नहीं होता, उसे हम विचार कह सकते हैं। जैसे आपके मन में कुछ ना कुछ अभी भाव चल रहा होगा ना, तो क्या आपके मन के में चलने वाले भाव को मैं सुन पा रहा हूं? क्या नहीं सुन पा रहा हूं। आपके मन में कुछ विचार चल रहा होगा, मेरे मन में कुछ विचार चल रहा होगा। ठीक है ना। मेरा विचार को आप सुन पा रहे हैं? क्या नहीं सुन पा रहे हैं। आपके मन में कुछ विचार चल रहा है, क्या मैं उसे सुन पा रहा हूं? नहीं सुन पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ध्वनि नहीं है, कोई आवाज नहीं है।
ठीक है, तो इसे विचार कहते हैं। ये मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई है, मतलब मनुष्य के मन का ऐसा भाव जिसमें आवाज नहीं होता, उसे हम विचार कहते हैं। अब किसी मनुष्य के मन में कुछ विचार या भाव चल रहा है। अब किसी मनुष्य के मन में कोई विचार या कोई भाव चल रहा है, वो दूसरे मनुष्य तक अपने विचार या भाव को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है, जिस माध्यम या साधन का प्रयोग करता है, उसे भाषा कहते हैं। जिस प्रकार एक वस्तु को किसी स्थान से उठाकर किसी दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, जिस प्रकार एक वस्तु को उठा के एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी न किसी माध्यम या साधन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार किसी मनुष्य को अपने मन में उत्पन्न होने वाले विचार या भाव को किसी दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम या साधन की आवश्यकता पड़ती है, जिस माध्यम और साधन की आवश्यकता पड़ती है, उसी माध्यम और साधन को भाषा कहते हैं। माध्यम या साधन को भाषा कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार भाषा की परिभाषा होगी कि भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान लेन देन करता है, भाषा कहलाता है। भाषा की परिभाषा यह होगी कि भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान या विचार विमर्श करता है, विचारों का लेन देन करता है, भाषा कहलाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भाषा की परिभाषा होगी कि भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान लेन देन करता है, भाषा कहलाता है। भाषा की परिभाषा यह होगी कि भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान या विचार विमर्श करता है, विचारों का लेन देन करता है, भाषा कहलाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा की पहली विशेषता है भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा को अर्जन के माध्यम से हम सीखते हैं। दोस्तों, बोलने की जो प्रक्रिया है, बोलने की जो योग्यता है, वो जन्मजात होती है, लेकिन कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, लोगों से किस तरह से बातें करना है, किस तरह से लोगों से व्यवहार करना है, ये जो प्रक्रिया होती है वो हम अर्जन के माध्यम से सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अनुकरण भी दो प्रकार से हम देखते हैं, एक उच्चारण का अनुकरण, एक लेखन का अनुकरण। उच्चारण का अनुकरण जो है, जैसे एक माँ अपने बेटे को बार बार बुलवाती है, बोलो बेटा, बेटा बोलो पापा पापा पापा, मम्मी मम्मी मम्मी, दादू दादू दादू, चाचू चाचू, बोलो बेटा चाचू, नाना नानू। तब बच्चे धीरे से आगे बोलना सीखता है, पापा मम्मी। उसको अनुकरण किया जाता है, अनुकरण के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। वैसे लेखन का अनुकरण ऐसे रहता है कि जैसे हम जब छोटे थे या कोई छोटे बच्चे रहते हैं, उनको किसी वाक्य को बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से उसको सिखाया जाता है, अनुकरण कराया जाता है। तो शुरू में बच्चा कई बार गलती करता है, फिर धीरे धीरे करते करते उसमें इंप्रूवमेंट आता है। इस प्रकार जो भाषा है वो अर्जित संपत्ति है। भाषा यदि जन्मजात होती तो वो वैसे ही रहती जैसे वो मूल अवस्था में है, उसमें परिवर्तन नहीं होता।
दूसरी विशेषता है भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्राचीन काल में जो आदि मानव होते थे उन लोग की भी क्या भाषा समृद्ध थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उनका समाज समृद्ध नहीं था। जैसे जैसे उनका समाज समृद्ध होते गया उनकी भाषा भी समृद्ध होती गई। इस प्रकार से जो भाषा है उसका विकास समाज में रह के ही होता है। समाज के हाव भाव, समाज का वातावरण से ही भाषा का विकास होते रहता है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। किसी भी भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, वो सदैव परिवर्तनशील होते रहती है। किसी भी भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, वो सदैव परिवर्तनशील होते रहती है। जैसे प्राचीन काल में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। संस्कृत भाषा के बाद परिवर्तन होकर पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद परिवर्तन होकर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अभी हिंदी आई। तो भाषा जो है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, वो सदैव परिवर्तनशील होते रहती है, चेंज होते रहता है। भाषा का मानक रूप होता है। भाषा का मानक रूप होता है। दोस्तों, प्रत्येक भाषा का अपना एक मानक रूप होता है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है और अपनी एक लिपि होती है। भाषा कठिन से सरल की ओर होती है। दोस्तों, भाषा कठिन से सरल की ओर होती है। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा थी जो कि कठिन थी, वो थोड़ा सरल रूप होके पाली में परिवर्तित हुई। पाली में परिवर्तित हुई। उस समय संस्कृत केवल विद्वानों की ही भाषा थी, क्योंकि वो कठिन थी, जनसाधारण की भाषा नहीं थी। उस समय जनसाधारण की भाषा पाली थी। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत में न देकर पाली में दिया, क्योंकि पाली आम जनता की भाषा थी, जनसाधारण की भाषा थी। इसी प्रकार संस्कृत से सरल होते हुए पाली में आई, धीरे धीरे उसके बाद और सरल होते गई और जो आम जनता की जो भाषा होती है वो एक सरल भाषा होती है। भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होते रहती है, चेंज होते रहती है, सरल होते जाती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने के लिए 3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं। पहला जिज्ञासा, दूसरा अनुकरण, तीसरा अभ्यास। देखो, किसी भी भाषा को सीखने के लिए 3 प्रकार के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं। जिज्ञासा, किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बालक को अंग्रेजी भाषा नहीं आती, लेकिन उसके मन में इच्छा है कि मैं अगर अंग्रेजी भाषा सीखूंगा तो मैं लोगों से आसानी से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकता हूँ, मैं अपना पर्सनालिटी और बेहतर कर सकता हूँ, एसेट्रा इत्यादि। तो वो बालक क्या करेगा? पहले तो अपने मन में जिज्ञासा उत्पन्न करेगा ना, अपने मन में इच्छा उत्पन्न करेगा कि हाँ, मेरे को अंग्रेजी भाषा सीखना है। सबसे पहले तो उसके मन में इच्छा आनी चाहिए। बिना इच्छा के तो वो नहीं सीख सकता, पहले इच्छा आनी चाहिए। तो पहला चीज है जिज्ञासा। अब वो क्या करेगा? किसी स्पोकन इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करेगा। स्पोकन इंग्लिश क्लास में जाके ज्वाइन करके वो वहाँ उसको सिखाया जाएगा, रूल्स सिखाया जाएगा, उसको ग्रामर सिखाया जाएगा, उसको वोकेबलरी सिखाया जाएगा। तो वो वहां जाकर उसका अनुकरण करेगा। अब वो क्या करेगा? जब वो सीख लिया, पूरा रूल्स सीख लिया, ग्रामर सीख लिया, वोकेबलरी सीख लिया, अब वो उसका क्या करेगा? अभ्यास करेगा, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करेगा, अपने दोस्तों के साथ बातें करेगा, तब जाके वो अंग्रेजी भाषा सीख सकता है। उसी प्रकार यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी भाषा सीखना है तो उसके लिए 3 प्रकार के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बताए गए हैं। पहला जिज्ञासा, दूसरा अनुकरण, तीसरा अभ्यास। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने मनोबल सीजीपीएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार के जो अपडेट्स हैं आपको डेली मिलते रहें। हम डेली इससे संबंधित वीडियो को अपलोड करते रहेंगे, ताकि आप घर बैठे इसकी जानकारी लेते रहें। भाषा का विकास क्रम या कौशल। भाषा का विकास क्रम किस प्रकार से होता है? देखिए, पहले होता है सुनना, मतलब लिसनिंग, बोलना, स्पीकिंग। तीसरा पढ़ना, रीडिंग, लिखना, राइटिंग। दोस्तों देखिए, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको उसकी माता अपने गोद में बैठा के धीरे धीरे उसको कुछ न कुछ शब्द बुलवाना शुरू करती है।
ना। जैसे बोलती है बेटा पापा बोलो, पापा पापा पापा, देखो पापा, मम्मी बोलो, मम्मी मम्मी मम्मी, दादी बोलो दादी। तब बेटा पहले क्या करता है, बच्चा क्या करता है, पहले सुनता है, उसको सुनता है, तब वो धीरे से जाके एक शब्द बोलता है ना। तो इस प्रकार बच्चा पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है। वैसे जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमको सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। हमको जो बुक्स दी जाती हैं, या जो छोटे बच्चों को जो बुक्स दी जाती हैं, उसमें बड़ा सा लिखे रहता है, एक ए लिखे रहता है और एक एप्पल बने रहता है, उसी में पूरा पन्ना निकल जाता है और ये ए से शुरू होता है। तो बच्चा क्या करता है, पहले देखता है, पढ़ना सीखता है, उसके बाद उसको लिखवाया जाता है कि बेटा लिखो एप्पल, ए कैसे लिखते हैं, ये देखो ए ऐसे लिखते हैं, पहले देखो उसके बाद लिखो, पहले देखो उसके बाद लिखो। तो इस प्रकार से जो भाषा का विकास क्रम है वो है पहले सुनना, पहले सुनना उसके बाद बोलना, पहले सुनना फिर बोलना फिर पढ़ना फिर लिखना, सुनना बोलना पढ़ना फिर लिखना। ठीक है दोस्तों, इसमें लेके कुछ लोगों के आपस में मतभेद भी है। अधिकतर जो भाषा वैज्ञानिक है वो इसी क्रम को सही मानते हैं। अधिकतर भाषा वैज्ञानिक इसी क्रम को सही मानते हैं, लेकिन उसमें भी एक अपवाद है ना, उनमें एक अपवाद है। अधिकतर भाषा वैज्ञानिक इसी क्रम को सही मानते हैं, अधिकतर भाषा वैज्ञानिक इसी क्रम को सही मानते हैं। बस एक अपवाद है, एक अपवाद है जिनका नाम है मारिया मांटेसी भी एक भाषा वैज्ञानिक है जो कि ये लास्ट के जो दो क्रम हैं उसको पलट देते हैं ना। उनके अनुसार पहले लिखना है फिर पढ़ना। मारिया मांटेसी के अनुसार है सुनना फिर बोलना फिर लिखना फिर पढ़ना, लेकिन बाकी जितने भी भाषा वैज्ञानिक है उनके अनुसार है सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ठीक है, अब हम देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। देखो पहले देखते हैं मौखिक भाषा क्या रहती है। हमने शुरुआत में देखा था कि भाषा एक ऐसा माध्यम या साधन है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा एक ऐसा माध्यम या साधन है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, मौखिक भाषा को देखते हैं। पहले हम देखते हैं मौखिक भाषा। दोस्तों, हम लोगों ने पहले सबसे शुरू में देखा था कि भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो हम देखते हैं मौखिक भाषा। जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान बोलकर कर रहा है और सामने वाला सुनकर उसको ग्रहण कर रहा है, तो ऐसी भाषा को हम बोलेंगे मौखिक भाषा। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर कर रहा है और सामने वाला सुनकर उसको ग्रहण कर रहा है, समझ रहा है ना, तो ये हुआ मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोई नेता जो पब्लिक को भाषण दे रहा है, जनता को भाषण दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बोल के भाषण दे रहा है, और जो जनता जो उसको सुन रही है वो उसको सुनते जा रही है, सुन के उसको ग्रहण कर रही है, तो ये हो गया मौखिक भाषा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देंगे, जैसे हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं, तो हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं ना, आमने सामने वार्तालाप जो करते हैं मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। साक्षात्कार जैसे इंटरव्यू में जो जाते हैं तो वहां मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं ना, थोड़े लिख के थोड़ी देते एक दूसरे को, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा रेडियो में जो आदमी जो बोल रहा है और हम लोग सुन रहे हैं, यहां भी मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिख के कर रहा है, और सामने वाला
उसे पढ़कर ग्रहण कर रहा है, तो यहां कौन सी भाषा का उपयोग हो रहा है? लिखित भाषा का। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिख के कर रहा है और सामने वाला उसे पढ़ के ग्रहण कर रहा है, तो यहां लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। जैसे न्यूज़पेपर में लिखे रहता है, हम उसको लिखा हुआ चीज को हम पढ़ते हैं, फिर उसका विचारों को हम ग्रहण करते हैं, तो यहाँ कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पे लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं ना, यहाँ सभी जगह में लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। अब तीसरा भाषा का प्रकार है सांकेतिक भाषा। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान ना तो लिख के ना तो बोल के कर रहा है, तो यहाँ सांकेतिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान ना तो लिख के कर रहा है ना तो बोल के कर रहा है, बल्कि संकेत या इशारों के माध्यम से कर रहा है, संकेत या इशारों के माध्यम से कर रहा है, तब यहाँ सांकेतिक भाषा का प्रयोग होगा। तब यह सांकेतिक भाषा का प्रयोग होगा, या अर्थात सांकेतिक भाषा कहलाएगी। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में जब एम्पायर आउट का इशारा करता है, तब हम समझ जाते हैं कि हाँ, जो बैट्समैन है वो आउट हो गया है। एम्पायर क्या बोल के करता है क्या? नहीं। एम्पायर क्या लिख के करता है कि आउट हो गया, आप लोग खुश हो जाओ, ऐसे बोल के करता है क्या? नहीं करता है ना, नहीं लिख के करता है। वो इशारों में बता देता है और हम सभी इसको समझ जाते हैं। दूसरा चीज है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि जब ट्रैफिक पुलिस वाला जब इस तरह से ऐसे इशारा करता है और दूसरे को बोलता है जाओ करके ऐसे इशारा करता है। जब व्यक्ति इस प्रकार से इशारा करता है, एक पुलिस मैन, एक ट्रैफिक वाला जब इस प्रकार से इशारा करता है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, ये हमको रुकने बोल रहा है और ये सामने वाले को चलने बोल रहा है। ये यहाँ वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप लोगों को बताना है कि इन तीनों भाषाओं में सबसे सरल भाषा कौन सी होती है और क्यों होती है, और सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है और क्यों होती है। इसे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। तो दोस्तों, ठीक है, फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ, एक नई शक्ति के साथ फिर मिलते हैं।